सुबह के 7 बजे थे। सूरज उग आया था। 8 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना था, लेकिन रात में देर से सोने के कारण असबी अभी भी सो रही थी। हॉस्पिटल में इमरजेंसी के कारण निहाल को जल्दी जाना पड़ा और इसलिए वह असबी को बाय कहने के लिए भी नहीं रुका और अपनी ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल चला गया। मिसेस मेहरा को यह भी नहीं पता था कि असबी की फ़्लाइट कितने बजे है, इसलिए उन्होंने यह सोचकर उसे नहीं जगाया कि आज उसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और असवी भी आराम से सो रही थी। ठीक 8 बजे अध्यांश की कार मेहरा मेंशन के कंपाउंड में रुकी। कल अध्यांश ने आरजब से कहकर हॉस्पिटल से असवी का नंबर ले लिया था। अध्यांश ने असवी को फ़ोन किया जब वह उसे बुलाने के लिए वहां आया था, लेकिन मैडम तो घोड़ा बेचकर सो रही थी। ये कहाँ से उठ जाएगी। अध्यांश ने असवी को 1 2 3 नहीं 7 बार कॉल किया, लेकिन मजाल है अगर असवी ने एक बार भी फ़ोन उठाया हो। एक तो एयरपोर्ट जाने में देर हो रही थी और असवी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अध्यांश मेहरा परिवार में निहाल के अलावा किसी को नहीं जानता था, इसलिए वह घर के अंदर नहीं जाना चाहता था। अंत में आखिरी बार असवी को फ़ोन करने के बारे में सोचते हुए उसने फ़ोन किया। बार बार फ़ोन की घंटी बजने से असवी की नींद टूट गई, लेकिन आंखें अभी पूरी तरह नहीं खुली थी। फ़ोन एक बार फिर बजी, जिससे उसकी नींद में खलल पड़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में असवी ने फ़ोन उठाने के बजाय फ़ोन रख दिया और वापस सो गई। असवी ने बिना फ़ोन उठाए फ़ोन रख दिया तो अध्यांश को एहसास हुआ कि मैडम जाग गई है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में जो विचार आया उससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हालांकि मैंने उसे 8 बजे जाने के लिए कहा भी था, लेकिन जान अभी तक नहीं उठी है। एक बार मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें देर से आने का क्या परिणाम होता है दिखाऊंगा जान। यही सोचकर अध्यांश ने असवी को एक बार फिर फ़ोन किया। असवी को अपनी नींद सबसे ज़्यादा प्यारी थी और आज बार बार मोबाइल की घंटी बजने से उसकी नींद में खलल पड़ गया और इसी कारण उसका गुस्सा बढ़ गया। तभी दोबारा रिंग बजी तो जैसे ही उसकी नज़र फ़ोन स्क्रीन पर पड़ी, जहां उसे कोई नाम नहीं दिखा, अननोन नंबर दिखाई दी। जब असवी को पता चला कि उसे एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रही है तो उसे गुस्सा आ गया और उसने फ़ोन उठा लिया और इससे पहले कि दूसरी तरफ से कुछ कहता असवी उस पर झपट पड़ी। कौन है? क्या तुम्हें पता नहीं कि कोई एक बार फ़ोन रख देता है इसका मतलब है कि कुछ काम होगा? किसी को फ़ोन करने की तमीज़ नहीं है। सुबह की नींद में खलल मत डालो। उसे असवी पर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन अध्यांश को भी इस बात से बहुत गुस्सा आया कि उसकी जगह असवी उससे नाराज़ हो गई है। लेकिन फ़िलहाल अपने गुस्से पर काबू रखते हुए अध्यांश ने असवी से बहुत प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, आपके डियर हस्बैंड फ़ोन पर है। कोई मॉर्निंग किस नहीं तो गुड मॉर्निंग तो विश करो जान। ऐसे सुबह सुबह गुस्सा करने का क्या मतलब है? अध्यांश की आवाज़ सुनकर असवी चौंक गई। उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आया और शर्म भी आई। शर्म और गुस्से में उसे समझ नहीं आया कि अब अध्यांश को क्या जवाब दे और असवी इसी असमंजस में चुप रही। असवी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अध्यांश को भी एहसास हुआ कि उसे अपनी बात पर पछतावा हो रहा है और इसीलिए वह चुप है। उसकी शर्म को तोड़ने के लिए अध्यांश ने कहा, तैयार हो जाओ और 10 मिनट में नीचे आओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हमें एयरपोर्ट के लिए पहले ही देर हो चुकी है। इतना कहकर इससे पहले कि असवी कुछ कहती, अध्यांश ने फ़ोन रख दिया। अध्यांश का फ़ोन कटते ही असवी ने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा तो 7:45 बज रहा था। यह जानकर कि उसे सच में देर हो गई है, वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर भागी। असवी 10 मिनट की जगह 5 मिनट में तैयार हो गई। वह अपना सामान और मोबाइल लेकर सीढ़ियों से नीचे भागने लगी। मिस्टर और मिसेज मेहरा हॉल में बैठे थे। असवी को इतनी जल्दी भागते देख मिस्टर मेहरा ने तुरंत कहा, धीरे करो बेटा, आराम से करो, तुम सीढ़ियों से गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। तब तक असवी हॉल में आ गई थी। वह अपना सामान एक तरफ रखकर मिस्टर और मिसेज मेहरा के पास गई और साथ ही उन्हें गले लगा लिया। इतनी जल्दी में कहाँ, और ये सामान? मिसेज मेहरा ने बैग की ओर इशारा करते हुए असवी से पूछा, मैं आपको बताना भूल गई कि मैं आज बेंगलुरु जा रही हूँ। मुझे अभी देर हो रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। बाय। यह कहते हुए असवी ने एक बार फिर उन दोनों को गले लगाया और
अपना सामान लेकर तेजी से घर से निकल गई। इससे पहले कि मिस्टर मेहरा या मिसेज मेहरा कुछ कहते, अस्वी घर की दहलीज पार कर चुकी थी। मिस्टर और मिसेज मेहरा बस उसे जाते हुए देखते रहे। अध्यांश की कार बाहर खड़ी थी और अध्यांश खुद भी कार के बाहर कार के सहारे खड़ा था। उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था। अस्वी लगभग दौड़ी हुई कार के पास पहुंची। इतनी जल्दी चलने के कारण उसकी सांस फूल रही थी। वह कार के सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया और जोर जोर से सांस लेने लगी। अस्वी को इस तरह हाँफते देख अध्यांश ने उसके हाथ से उसका सामान छीनकर एक तरफ रख दिया और अस्वी की पीठ पर हाथ घुमाकर उसकी सांसों को कंट्रोल करने लगा। ऐसा करने पर अस्वी कुछ ही सेकंड में नॉर्मल हो गई। क्या तुम आराम से नहीं आ सकती थी? इतनी जल्दी क्या थी? तुम इस तरह भागते हुए क्यों आई हो? अस्वी को ऐसी हालत में देखकर अध्यांश को अच्छा नहीं लगा और वह उससे थोड़ा नाराज भी हो गया। सॉरी, लेकिन आपने कहा था कि 10 मिनट में आ जाओ, हमें देर हो रही है। अध्यांश का गुस्सा देखकर अस्वी ने अपनी नज़रें झुका ली और उसे धीमी आवाज़ में जवाब दिया। अस्वी के चेहरे पर मासूमियत देखकर अध्यांश के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह मुस्कान ने ले ली। अध्यांश ने तुरंत अस्वी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और दूसरे हाथ से उसका चेहरा उठाया जो उसकी तरफ झुका हुआ था। साथ ही आगे बढ़कर प्यार से उसका माथा चूम लिया। रिलैक्स करो, अभी इतनी देर नहीं हुई है। और दूसरी बात, तुम्हें गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ। अध्यांश ने अस्वी की आंखों में देखते हुए उसे शांत किया और कार का दरवाज़ा खोलकर उसे कार में बिठाया और अस्वी का बैग भी डिक्की में रखकर कार में बैठ गया। अध्यांश के बैठते ही ड्राइवर ने कार को एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। कार में अध्यांश ने तुरंत अस्वी के गाल पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग जान। अचानक किस से अस्वी को गुस्सा भी आया और शर्म भी। गुस्सा इस बात का कि किस करते वक्त न जगह देखी न वक्त। उसकी नज़र गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर पड़ी। ये सब ड्राइवर की मौजूदगी में हुआ और इसी वजह से उसे गुस्सा आ गया। और चलो बात करते हैं शर्म की, तो उसके दिल को इस तरह प्यार से चूमना अच्छा लगा। 5 साल पहले अध्यांश ने जो घाव दिए थे, शायद अध्यांश का ऐसा व्यवहार उस घाव पर दवा का काम कर रहा था। अस्वी की आंखें सिकुड़ गई और गाल गुस्से और शर्म से लाल हो गए। यह क्या था? मुझसे पूछे बिना आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको यह सब करने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने का अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन हिम्मत चाहिए जो मेरे पास पहले से ही है। और एक बात, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ और उससे भी ज़्यादा। इतना बोल रुक गया और अस्वी की ओर देखकर शैतान की तरह हंसने लगा। अध्यांश की ऐसी बेशर्मी देखकर अस्वी का गुस्सा और बढ़ गया। क्यों तुम पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो? पागल? ठीक है, मैं पागल हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माय लव। इतना कहते हुए अध्यांश ने दूर बैठे अस्वी को अपने पास खींच लिया, लेकिन उसने सबसे पहले कार का पार्टीशन खोला और बीच में पर्दा डाल दिया ताकि आगे बैठे ड्राइवर को पीछे का कुछ भी न दिखे। अस्वी ने स्लिट कट कुर्ती और प्लाजो पहना था। कुर्ती के कट से अस्वी की कमर साफ दिख रही थी। अस्वी को परेशान करने के लिए अध्यांश ने अस्वी की खुली कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसकी कमर को सहलाने लगा। ऐसा करने से अस्वी की सांसें फूलने लगी। उसका रोआ खड़ा हो गया। यह पहली बार था जब किसी आदमी ने उसे इस तरह छुआ था। अध्यांश को भी उसके स्पर्श से अस्वी के शरीर में हलचल महसूस हो रही थी। अस्वी का दिल बुलेट ट्रेन की तरह धड़क रहा था। उसकी धड़कनें अध्यांश को भी महसूस हुई और तभी अध्यांश ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अस्वी को और अधिक परेशान करने के इरादे से उसने अस्वी को और करीब खींच लिया। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। उनकी नाकें एक दूसरे से छू रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। अस्वी को अध्यांश के इतना करीब रहना बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए उसने अध्यांश के कंधे पर हाथ रख लिया और उसे अपने हाथों से अपने से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अध्यांश 1 इंच भी नहीं हिला। इससे अस्वी को गुस्सा आ गया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। गुस्से से अस्वी ने अध्यांश से कहा। इसे प्यार कहते हैं जान। अध्यांश ने अस्वी के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा। इसे प्यार नहीं कहते,
बल्कि जबरदस्ती कहते हैं। असबी, जो अध्यांश के बेहद करीब थी, ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। जबरदस्ती शब्द सुनकर अध्यांश के चेहरे से प्यार और हंसी गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। जो चेहरा एक पल पहले मुस्कुरा रहा था, अब भट्टी की तरह गुस्से से जल रहा था। उसके चेहरे के भाव बहुत सख्त हो गए। अध्यांश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच ली। यह तुम्हें जबरदस्ती लग रहा है? हाँ, मैंने अभी तक कोई जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जबरदस्ती क्या होता है। इतना कहकर अध्यांश ने असवी को छोड़ा और धक्का देकर सीट पर सुला दिया। इस सब में असवी का हाथ कार के हैंडल से टकरा गया, जिससे उसके हाथ में कट लग गया और खून बहने लगा और इसका दर्द असवी के चेहरे पर दिखने लगा। लेकिन अध्यांश का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि उसे अपने गुस्से में असवी का दर्द भी नजर नहीं आ रहा था। असवी को सीट पर लिटाने के बाद अध्यांश भी उसके ऊपर आ गया और उसने असवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और अपने होठ असवी के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अध्यांश असवी के होठों को गुस्से से किस कर रहा था, जिससे असवी के होठों से हल्का खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। असवी ने खुद को अध्यांश की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रत्ती भर भी नहीं रुका। ऊपर से उसने असवी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। असवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आज असवी के आंसुओं का भी अध्यांश पर कोई असर नहीं हो रहा था। 15-20 मिनट के बाद जब अध्यांश को लगा कि असवी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने अपने होठ असवी के होठों से हटा दिए, लेकिन वह अब भी उसी के ऊपर लेटा हुआ था। इसे जबरदस्ती कहते हैं माय लव, और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। इतना कहकर अध्यांश असवी की आंखों में देखने लगा। फिर वह कुछ पल रुककर फिर बोला, और एक बात, यह शब्द मुझे तुम्हारे मुंह से दोबारा कभी नहीं सुनना, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस शब्द का यूज कभी न करो। इतना कहकर अध्यांश असवी के ऊपर से उठ गया और असवी को भी बैठा दिया। असवी को ऐसा लगा जैसे उसने उसे ऑर्डर दिया हो। एक तो उसका ऐसा किस और ऊपर से यह ऑर्डर, जिसने असवी के गुस्से को आग में घी डालने का काम किया। और उसी गुस्से में असवी बोल पड़ी, मैं कहूँगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी आज भी, और 5 साल पहले जो भी किया था वह भी जबरदस्ती था। 5 साल पहले का जिक्र आते ही अध्यांश का गुस्सा, जो थोड़ा शांत हो गया था, फिर से भड़क उठा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने फिर से अपने होठ असवी के होठों पर रख दिए, लेकिन इस बार वो और ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ था, जिससे फिर असवी के होठों से खून बहने लगा। असवी ने अध्यांश की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन अध्यांश ने उसके दोनों हाथ इतनी कसकर पकड़ लिए कि वह कुछ नहीं कर पाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, असवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं हुआ। आधे घंटे बाद जब अध्यांश का गुस्सा शांत हुआ, तो उसने असवी के होठों को छोड़ा। जैसे ही असवी अध्यांश की पकड़ से छूटी, उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी और वह गुस्से से अध्यांश की ओर देखने लगी। लेकिन इससे पहले कि असवी कुछ कहे, अध्यांश ने कहा, जो भी कहो सोच समझकर कहो, नहीं तो गुस्सा हो गया तो कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए उसने अपने एक हाथ से असवी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके सूजे हुए होठों को सहलाने लगा। अध्यांश ने असवी का वही हाथ पकड़ा जिसमें उसे चोट लगी थी। अध्यांश का इस तरह हाथ पकड़ने से असवी को दर्द हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अपना दर्द अपने चेहरे पर न दिखने दिया। उसने अपना दर्द जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी अध्यांश को इसका एहसास हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने असवी का हाथ पकड़ा तो उसे अपने हाथ में गीलापन महसूस हुआ, जिससे उसका ध्यान उस ओर गया और उसे पता चला कि असवी के हाथ से खून बह रहा है। यह जानकर कि असवी को चोट लगी है, अध्यांश ने पार्टीशन खोला और ड्राइवर से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और असवी के घाव को साफ किया और उस पर दवा लगाई। तब तक एयरपोर्ट भी आ गया था, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अध्यांश के इस बिहेवियर को देखकर असवी व्यंग से मुस्कुराते हुए अध्यांश की ओर देखी और कहा, यह अच्छा है, पहले खुद दर्द और तकलीफ दो और फिर खुद ही उस पर दवा लगाओ। वैसे तुम शरीर के घाव पर तो दवा लगा दोगे, लेकिन जो कुछ तुमने अभी किया या जो तुमने 5 साल पहले किया, उसके कारण मेरे दिल पर जो घाव लगे हैं
उसका तुम क्या करोगे? इतना कहने के बाद अध्यांश का जवाब सुने बिना ही वो कार का दरवाजा खोल और कार से बाहर निकल गई। जैसे ही वो एयरपोर्ट में एंट्री की, अचानक उसे कुछ याद आया, जिसके कारण अस्वी वापस आ गई और अध्यांश की आंखों में देखते हुए उससे कहा, और अगर तुम में सहने की क्षमता नहीं है तो मुझ में भी नहीं है। अभी तुम्हारे सामने हूँ। 5 साल पहले खुद को मारकर इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्त हो गई होती। इतना कहने के बाद उसने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और एयरपोर्ट के अंदर चली गई। बोलते समय अस्वी ने जो भी कहा, अध्यांश को उसकी आंखों में दर्द, परेशानी और आवाज में गुस्सा नजर आ रहा था। अस्वी की बातें उसके दिल में चुभ गई, यह फील करते हुए कि उसने अपने बिहेवियर से अस्वी को बहुत परेशान किया है। इससे अध्यांश को खुद पर गुस्सा आता है और वो कार की विंडो पर अपना हाथ दे मारा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितने दिन, कितने महीने या कितने साल बाद उसकी आंखें खुली है। अगर उसके मन में कुछ चल रहा था तो वह सीन कि कैसे एक अनजान पावरफुल आदमी उसकी ज़िंदगी में आया, उसके छोटे भाई का अपहरण कर लिया और उसे शादी के लिए मजबूर किया। उस आदमी ने उसकी मर्जी के बिना उसे जबरन शादी कर ली और शादी के एक पल बाद ही वह उसे दुनिया की ठोकरें खाने और समाज के ताने सुनने के लिए छोड़कर चला गया। जैसे मानो हवा हो, कब आया और कब गया किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो एक लहर उसकी ज़िंदगी में तूफान बनकर आई। उस पूरी रात में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे एक आखिरी उम्मीद थी, उसके माता पिता। लेकिन मानो किसी ने उसे स्वप्न से जगा दिया हो, वह आशा भी टूट गई। उसके माता पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया और उसे इस क्रूर दुनिया में संघर्ष करने के लिए फेंक दिया। क्या उन्हें अपनी बेटी पर एक पल के लिए दया भी नहीं आई? अपने जीवन में यह सब होने के बाद अस्वी ने हिम्मत खो दी और अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया। निहाल और उसके परिवार के बाहर जाने के बाद जैसे ही वो अकेली हुई, उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहाँ कुछ खास नहीं मिला। लेकिन उसके बगल की टेबल पर मेडिसिन टूल्स से भरी एक ट्रे थी, उसमें एक सर्जिकल चाकू भी था। चाकू देखकर अस्वी की आंखें चमक उठी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और झुककर टेबल से वो चाकू ली। भले ही उसके शरीर में दर्द था, लेकिन यह सोचकर कि अब उसे अपनी ज़िंदगी खत्म करनी है। चाकू को अपनी नस पर लगाने से पहले उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक झटके में उसने दूसरे हाथ से नस पर चाकू चला दिया। लेकिन चाकू लेते वक्त ट्रे फर्श पर गिर गई, जिसकी आवाज़ बाहर हॉल में बैठे निहाल ने भी सुनी। बस उस आवाज़ से उसका मन चिंतित हो गया और कुछ अनहोनी होने की आशंका के साथ ही निहाल दौड़ता हुआ कमरे में आया। कमरे में आते ही उसकी नज़र खून से लथपथ पड़ी अस्वी पर पड़ी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि अस्वी ने क्या किया है। डॉक्टर होने के नाते वह अस्वी की हालत से अनजान नहीं था, तो वह दौड़कर अस्वी के पास गया। निहाल ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले अस्वी का खून रोका। उस वक्त अस्वी के इस कदम से निहाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अस्वी की नाजुक हालत और ख़राब सेहत को देखते हुए शांत रहना ही उचित समझा। निहाल ने अस्वी का हाथ पकड़ा और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह जब अस्वी उठी तो उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी और के हाथ में है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि निहाल उसे ही देख रहा था। निहाल की नज़र अपनी ओर महसूस करते हुए अस्वी ने अपनी नज़रें झुका ली। अस्वी को ऐसा करते देख निहाल का गुस्सा, जो पहले से ही उस पर बहुत चढ़ा हुआ था, और भी बढ़ गया। लेकिन अस्वी की हालत समझकर निहाल ने अपना गुस्सा पी लिया। अस्वी से शांत आवाज़ में पूछा, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? निहाल का गुस्सा भरा चेहरा देखकर अस्वी को उससे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने पूछा, मुझे क्यों बचाया? अस्वी का सवाल सुनकर निहाल का गुस्सा, जो थोड़ा कम हुआ था, फिर से भड़क गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अस्वी के अगले शब्द उसके कानों में पड़े, मुझ लवारिस को बचाकर भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा सर। जब एक्सीडेंट हुई, आप मुझे वहीं छोड़ दिया होता तो आपको और आपके परिवार को इतना नुकसान नहीं होता मेरी वजह से। अस्वी की बातों से उसकी तरफ उसका दर्द निहाल को भी महसूस हुआ। क्या हम आपके परिवार नहीं हैं? आप नहीं समझती होंगी, लेकिन जिस दिन से आप इस घर में आए हैं
तुम मेरे और मेरे मम्मी पापा के लिए भी इस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ना ही मैं और ना ही मम्मी पापा तुम्हें बस कहने के लिए परी कहते हैं, तुम सच में हमारे लिए परी हो। क्या तुम जानती हो, तुम मेरे मम्मी पापा के लिए मुझसे भी अधिक प्यारी हो। अगर तुमको कोई शक है तो खुद उनसे पूछ लो। इतना कहकर निहाल थोड़ा रुक गया। उसकी बातों का जैसे अस्वी के मन पर कुछ असर हुआ हो। वह चुप हो गई। उसे शांत देखकर निहाल ने अपनी बात जारी रखी, और यह मत सोचो कि तुम असहाय हो या तुम में साहस नहीं है। यदि ऐसा होता तो तुम इस तरह जीने के लिए 2 साल तक मौत से नहीं लड़ती। उस मौत को हराकर तुम्हें अपना जीवन वापस मिल गया है। क्या तुम इसे ऐसे ही बर्बाद करना चाहती हो? निहाल का सवाल सुनकर अस्वी ने पहले तो इनकार में सिर हिलाया और फिर बोली, तुम्हें पता है मुझे क्या हुआ? मेरे कोमा में जाने के बाद तुम तो समझ ही गए होंगे कि मेरे मम्मी पापा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे। बस इतना ही मेरे लिए इतना काफ़ी है। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। अस्वी की बातों से निहाल को समझ आ गया था कि अगर अस्वी को जल्द इन सब से बाहर नहीं निकाला गया तो वह निश्चित तौर पर डिप्रेशन में चली जाएगी। लेकिन निहाल ऐसा नहीं चाहता था, और इसलिए उसने अस्वी का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीने में विश्वास करता हूँ। तुम्हें भी यही बता दूँ कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। भले ही तुम्हें अपने पास्ट पर शर्म आती हो, लेकिन तुम मेरी बात समझ जाओगे। अस्वी ने भी सहमति में सिर हिलाया। अस्वी से पॉजिटिव रिएक्शन पाकर निहाल ने उसे थोड़ा और मोटिवेट किया और कहा, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही देख लिए हैं। इसलिए मुझे पता है कि तुमने अपना MBBS और MS का फर्स्ट ईयर भी पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी 2 साल है। शिमला के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ो। फिजियोथेरेपिस्ट कल से आ जाएगा। निहाल ने अस्वी को वह सब कुछ बताया जो उसने उसके फ्यूचर के बारे में सोचा था। तो जवाब में अस्वी ने एक छोटे बच्चे की तरह कहा, लेकिन मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अस्वी की बात सुनकर निहाल भी हंसने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, मिसेज मेहरा कमरे में दाखिल हुई और आकर अस्वी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारा नालायक दोस्त और तुम्हारे अंकल इतने सक्षम हैं कि वे मेरी परी के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए पैसे के बारे में चिंता करना बंद करो और जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर हम साथ में खूब मज़ा करेंगे। मिसेज मेहरा ने इस तरह निहाल को नालायक कहकर अस्वी के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन निहाल उस बात पर अपना मुंह लटका लिया। उस दिन से सही मायनों में अस्वी की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से 2 महीने के अंदर अस्वी ने फिर से चलना सीख लिया। अस्वी के नॉर्मल होने के बाद भी उसके पास 1 महीना बाकी था, इसलिए उसे बेकार बैठने देने के बजाय निहाल ने उसे मार्शल आर्ट क्लास में एडमिशन करा दिया। तो न केवल उसका दिमाग बल्कि वह शरीर से भी मजबूत हो जाएगी। इधर अस्वी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उधर अध्ययन सिंह राजवंश पश्चाताप की आग में जल रहा था। अपने भाई के समझाने से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अस्वी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। भारत के हर शहर में जहां अस्वी पाई जा सकती है, उस हर शहर में अपने आदमी भेजे थे, लेकिन फिर भी उसे अस्वी का कोई पता नहीं चल रहा था। भारत के हर मेडिकल कॉलेज और हर हॉस्पिटल में भी पता किया, लेकिन कुछ पता न चल सका। इसी तरह 3 साल और बीत गए। यदि पिछले कुछ वर्षों में कुछ नहीं बदला था तो वह था अस्वी का अपनी जबरदस्ती की हुई शादी को निभाने की इच्छा। अध्यांश ने भले ही अस्वी से उसकी मर्जी के बिना उससे शादी की थी या शादी के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन अस्वी ने महादेव की इच्छा मानकर शादी को स्वीकार कर लिया था। पिछले 3 सालों में अस्वी एक सक्सेसफुल कैंसर सर्जन बन गई। इधर अध्यांश बिल्कुल अकेला था। वह अपने परिवार से दूर अस्वी हवेली में अकेले रहता था। ऊपर से अस्वी से न मिल पाने का दुख उसके मन को खाए जा रहा था, लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नियति ने उनकी किस्मत में एक बार फिर इस तरह एक दूसरे का सामना करना लिख दिया है। उसने अपने गुस्से में अहंकार में आकर अस्वी को काफ़ी ठेस पहुंचाई, और उसकी बातों से अध्यांश को एहसास हुआ कि वो इस वक्त कितनी परेशानी में है।
अस्वी के शब्दों में कहीं न कहीं वह दर्द और पीड़ा जो वह 5 साल पहले से झेल रही थी और जो उसके दिल में बैठी थी, आज उसके दिल से शब्दों के रूप में बाहर आ गई। अस्वी की बातों से उसकी परेशानी को महसूस कर अध्यांश का दिल भी एक पल के लिए रो पड़ा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे कल अस्वी से किया हुआ वादा याद आया और उसने अस्वी को एक बार देखा, फिर खुद को ठीक किया और फिर अस्वी के पीछे दौड़कर उसके पास पहुंच गया। अध्यांश अस्वी के पास आया और उसे एक बार फिर अपनी बाहों में ले लिया। अस्वी पहले से ही नाराज थी, लेकिन ऐसा करने से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। आप कार में जो कुछ किए उससे मन नहीं भरा, यहाँ भी वही कर रहे हैं। एटलीस्ट जगह भी देख लीजिए, लोग देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। इसलिए प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो और जितना हो सके मुझसे दूर रहो। अस्वी गुस्से में बोलने लगी, सोचो जो तुम्हें सोचना है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे तुम्हारी नज़दीकियाँ पसंद है, दूरियाँ नहीं। और कोई बात नहीं, लोग क्या सोचते हैं, मैंने अपनी पत्नी को उठाया है, किसी दूसरी औरत को नहीं। अध्यांश ने अस्वी के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए शरारती लहजे में कहा, ओह रियली, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों को दूर रहना पसंद नहीं, वो इस तरह 5 साल तक दूर नहीं रहते। अस्वी ने अध्यांश की आंखों में देखते हुए व्यंग से बोला। अध्यांश ने जवाब दिया, कभी कभी हालात और चीज़ें ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। उस वक्त अस्वी को अध्यांश की आंखों में वही भाव दिखे जो उसने 5 साल पहले उस अंधेरी रात में दिखे थे, लेकिन फिर भी डरने की बजाय अस्वी ने निडरता से जवाब दिया, हालात चाहे जो भी हो, किसी को भी लड़की की इज्जत से खेलने की इजाज़त नहीं है। अस्वी के शब्दों ने अध्यांश के हाथों की पकड़ ढीली कर दी, जिसका फ़ायदा उठाकर अस्वी उसकी बाहों से नीचे उतर गई और उससे दूर चली गई। मेहनत करो बेटा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। इसका दिल सचमुच टूट गया है। भले ही वह किसी को कुछ बताती या दिखाती नहीं, लेकिन तुम्हारे एक फैसले ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। इससे तुमने ही तोड़ा है, वापस तुम ही जोड़ो, तभी तुम इसे पहले की तरह हंसती खेलती हुई बना पाओगे। अस्वी की आंखों में खालीपन और उदासी देखकर अध्यांश ने खुद से कहा और दौड़कर उसके पीछे चला गया। जब तक दोनों एयरपोर्ट में एंट्री किए, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। अध्यांश ने अस्वी से अपना पासपोर्ट लिया और अस्वी के साथ आगे बढ़ गया। किसी कारण से उसका प्राइवेट जेट उपलब्ध नहीं था, इसलिए अध्यांश जिस फ्लाइट में जाने वाला था उसके पूरे बिजनेस क्लास को अपने और अस्वी के लिए बुक कर लिया था, ताकि उन दोनों को कोई परेशान न करे। अस्वी अध्यांश से कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गई। अध्यांश भी उसके पास आकर बैठ गया। विमान ने उड़ान भरी। उस वक्त अस्वी को थोड़ा डर लग रहा था और इतने में उसने अध्यांश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही प्लेन आसमान में पहुंचा, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अध्यांश का हाथ पकड़ लिया है और उसी पल उसने अपना हाथ अध्यांश के हाथ से हटा लिया और अपनी नज़र खिड़की के बाहर की ओर कर दी। अध्यांश को अस्वी का उससे नज़रें फेरना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिलहाल अस्वी के गुस्से को देखते हुए उसने शांत रहना ही उचित समझा। अस्वी पूरी रात जागती रही और सुबह भी वह अध्यांश के फ़ोन कॉल से जगी थी, इसलिए वह पर्याप्त नींद नहीं ले पाई थी। इससे अस्वी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। नींद में उसने अपना सिर अपने बगल में बैठे अध्यांश के कंधे पर रख दिया। अध्यांश अपने काम में बिजी था। उसी वक्त उसे अपने कंधे पर कुछ वजन महसूस हुआ। इससे उसने अपनी गर्दन घुमाकर अस्वी की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि अस्वी सो रही है और नींद में ही उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया है। अध्यांश ने अस्वी के कंधे पर एक हाथ रखा और उसे अपने बाहों में ले लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। सोते हुए तुम कितनी प्यारी लग रही हो और शांत भी, लेकिन अगर उठ जाओ तो जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। लेकिन इसका कारण भी मैं ही हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी नहीं तो सजा ही दो, और मुझे तुम्हारी सभी सजाएं मंजूर है, लेकिन मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। मैं आज तुमसे एक और वादा करता हूँ कि मैं खुद पता लगाऊंगा कि पिछले 5 वर्षों में तुम्हारे साथ क्या हुआ
और तुमने अपना जीवन कैसे बिताया है। इतना ही नहीं, जिस गलती की सज़ा मैंने तुम्हें दी, क्या सच में तुमने वह गलती की थी या यह भी किसी की साजिश थी, उसके बारे में भी पता लगाऊंगा, क्योंकि उस रात मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मासूमियत देखी थी। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरा मन इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। अगर गलती तुम्हारी भी हो तो भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। मैं हमारे रिश्ते को एक मौका दूंगा और अपनी गलती सुधारूंगा। लेकिन अगर यह किसी की साजिश है तो मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं उस इंसान को ऐसी सज़ा दूंगा कि वह दूसरा जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। मैं तुम्हारे हर आंसू और तुम्हारी हर परेशानी का बदला उससे चुकाऊंगा। अध्यांश अश्वी के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए सोचने लगा। तभी एयर होस्टेज आई और उनसे लंच के लिए पूछा, जिससे अध्यांश का ध्यान टूट गया। तभी उसका ध्यान अश्वी पर गया, जो उसके कंधे पर सिर रखकर सुकून की नींद सो रही थी। अध्यांश को भूख लगी थी, लेकिन जब उसकी पत्नी भी भूखी हो तो वह अकेले कैसे खा सकता है, यह सोचकर उसने मना कर दिया और वापस सोच में पड़ गया। जब मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं चला तो मुझे डर लगा कि शायद तुम मुझे और हमारे रिश्ते को भूलकर किसी और के साथ आगे बढ़ गई हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें न्याल के कैबिन में देखा और जब मेरी नज़र तुम्हारे सिर पर लगे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पर पड़ी तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी ये रिश्ता निभा रही हो। सच कहूँ तो वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल था। जब तुम्हें खोने का डर मेरे मन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। इस तरह सोचते सोचते अध्यांश को नींद आ गई और वह भी अश्वी के सिर पर अपना सिर रखकर सो गया। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।